मणिपुर दौरे पर रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी सौगात की। 91.22 करोड़ की 13 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। देश के 10 राज्यों में भीषण गर्मी, हीट वेव का अलर्ट जारी। यूपी के 10 जिलों में पारा डिग्री 40 से हुआ पार। गाजियाबाद, आगरा, मथुरा समेत कई जिलों में अलर्ट। हीट वेव से फिलहाल राहत की कोई नहीं। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। लखनऊ में आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रथम अखिल भारतीय पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर 2024-25 का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी के साथ कई प्रमुख पुलिस अधिकारी और खेल जगत की हस्तियां भी मौजूद रही। इस आयोजन में देश भर के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए आयोजित किया गया है, जो खेल के क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को बढ़ाने और आपसी सहयोग को मजबूत करने का एक महत्वपूर्ण कदम आपको बताते चलेगी साबित होगा। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी ने इस अवसर पर पुलिस विभाग के जवानों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि शारीरिक फिटनेस के साथ साथ मानसिक सुदृढ़ता भी बेहद महत्वपूर्ण है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। टूर्नामेंट के जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की श्रृंखला प्रारंभ हुई है, प्रथम ऑल इंडिया पुलिस हैंडबॉल क्लस्टर का आयोजन आज उत्तर प्रदेश की राजधानी में आयोजित हो रहा है, जिसमें हमारे 75 टीमें, जिसमें केंद्रीय बलों, देश के अंदर पुलिस बलों के जवान हैंडबॉल, बास्केटबॉल की अलग अलग टीमों के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम में सहभागी बन रही हैं। मैं इस अवसर पर आप सभी को उत्तर प्रदेश आगमन पर और बास्केटबॉल के इस क्लस्टर के साथ जुड़ने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। यह अपने आप में एक खेल का महाकुंभ जैसा है। पहली बार किसी प्रतियोगिता में 75 से अधिक टीमें और 1341 खिलाड़ी एक साथ प्रतिभाग कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत कठिन और चुनौतीपूर्ण अवसर होते हैं जब इस प्रकार की स्थिति आती होगी, लेकिन ये उत्तर प्रदेश में आज हम सबको देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है कि प्रदेश की राजधानी में देश भर से, पूर्वोत्तर के सुदूर मणिपुर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, जम्मू कश्मीर से लेकर के केरल और तमिलनाडु तक की टीमें, तेलंगाना की टीमें, वेस्ट बंगाल की टीम, ये सभी इस आयोजन का हिस्सेदार बनकर के इस आयोजन को एक नई ऊंचाई तक पहुंचा करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को भी साकार इस प्रतियोगिता के माध्यम से कर रही है। हमें खेल और खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आज देश ने एक नई खेल संस्कृति को आगे बढ़ाया है और आज उसी का परिणाम है कि खेल कूद भी व्यक्ति के जीवन को सजाने और संवारने का एक माध्यम बन रहा है। हमने स्वयं उत्तर प्रदेश के अंदर एक खेल नीति लागू की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 5 वर्ष के दौरान अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में उत्तर प्रदेश पुलिस दल का हिस्सा बनाने के लिए 500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भागीदार बने मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस बल का हिस्सा बनाया है। हमने उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस में सीधी भर्ती के माध्यम से उनके लिए व्यवस्था देकर के 500 से अधिक खिलाड़ियों को अब तक हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के अलग अलग पदों में भर्ती करने का काम किए हैं। इससे उत्तर प्रदेश के अंदर एक नई खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए समाज के अलग अलग तबकों में भी एक नया प्रोत्साहन देखने को मिल रहा है और अलग अलग विभागों के माध्यम से भी हम लोगों ने खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। खासतौर पर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड या वर्ल्ड चैंपियनशिप से जुड़ी हुई प्रतियोगिताओं में मेडल प्राप्त करने वाले
उन खिलाड़ियों को हमने उत्तर प्रदेश में प्राथमिकता के आधार पर नौकरी देने का कार्य किया है। और तो वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए भारत की ऐतिहासिक प्रगति पर जोर दिया। उन्होंने कहा, आजाद भारत में 1947 से लेकर 2014 तक 65 से 70 वर्षों में कुछ ना कुछ किया होगा, लेकिन भारत सिर्फ 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन पाया था। वहीं योगी आदित्यनाथ ने हालिया 10 वर्षों में भारत की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा, पिछले 10 सालों में भारत ने अभूतपूर्व प्रगति की है। आज हर क्षेत्र में कुछ नया दिखता है, एक नई ऊर्जा महसूस होती है। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और अगले 2 सालों में ये तीसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। यानी आजाद भारत में 1947 से लेकर के 2014 तक आते आते इन 65 से 70 वर्षों के दौरान भारत ने हर एक क्षेत्र में कुछ न कुछ तो किया होगा, लेकिन भारत दुनिया की केवल 11वीं अर्थव्यवस्था बन पाया था। और पिछले 10 वर्ष के अंदर भारत ने जो प्रगति की, हर एक क्षेत्र में आज आप देखते होंगे कुछ नयापन देखने को मिलता है, एक नई ऊर्जा, एक नया उत्साह, एक नया उमंग हम सबको देखने को मिलता है। आज भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और अगले 2 वर्ष के अंदर भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है। तो वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी अयोध्या दौरे पर हैं। इस दौरान मंत्री दानिश ने वक्फ संशोधन अधिनियम पर बयान दिया। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ की संपत्ति खुदा की संपत्ति होती है, ये किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। उन्होंने अयोध्या के वक्फ की जमीनों पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि कुछ लोग इसका मिसयूज कर रहे हैं और विपक्ष मुसलमानों को बरगला नहीं सकता। वहीं मंत्री दानिश अंसारी ने मदरसा में NCERT कोर्स लागू करने को एक सकारात्मक पहल बताया है। ये किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, ये किसी सरकार की संपत्ति नहीं। इसके व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार संजीदगी से काम कर रही है। ये भ्रांतियाँ, ये कन्फ्यूज़न वही लोग फैला रहे हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पे इलीगल जो है कब्जे किए हैं। हम आज अयोध्या बैठे हैं, बहुत अच्छा आपने ये बात बताया। मैं अयोध्या बैठा हूँ, अयोध्या में बहुत ज़्यादा संख्या में वक्फ की लैंड है। आप मुझे बताइए, आप खुद सर्वे कीजिए कि अयोध्या में वक्फ की लैंड पे कितनी जगह चैरिटेबल हॉस्पिटल्स हैं, कितनी जगह अयोध्या में वक्फ की लैंड पे चैरिटेबल स्कूल्स हैं, कितनी जगह अयोध्या में वक्फ की लैंड पे जो है ऐसे स्किल डेवलपमेंट सेंटर है या ऐसे कम्युनिटी सेंटर है जहाँ से गरीबों का भला हो। वक्फ की लैंड का केवल मिसयूज़ कुछ खास लोग कर रहे हैं। ये सर्वे आपको अयोध्या में करना चाहिए कि वक्फ की लैंड कितनी है और कितने वक्फ की लैंड के वेलफेयर के लिए काम हो रहे हैं। तो वहीं फर्रुखाबाद में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया जब जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बेहतर बनाने के लिए 17 नई एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसमें 8 एम्बुलेंस 108 सेवा और 9 एम्बुलेंस 102 सेवा के तहत दी गई है। इन नई एम्बुलेंस के साथ गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों को अस्पताल पहुंचाने में सुविधा होगी, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से प्रदेश सरकार के तहत 11 एम्बुलेंस प्रदान की गई। वहीं जिला अधिकारियों और सांसद मुकेश राजपूत ने जिला अस्पताल लोहिया से इन एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नई एम्बुलेंस सेवाओं के तहत अब रोगियों को जिला अस्पताल पहुंचाने में समय की बचत होगी और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार देखने को मिलेगा। नहीं मिली जो अभी आपके सामने हरी झंडी देके माननीय विधायक जी ने और जिला अध्यक्ष जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने रवाना की है, सीओ साहब भी है। तो ये फर्रुखाबाद जनपद में जो थोड़ी सी पुरानी हो गई थी, उनकी पुरानी एम्बुलेंस की जगह 102 की 9 है और 108 की 8 है। ऐसे करके टोटल 17 एम्बुलेंस नई मिली है।
मुझे लगता है इसमें जो भी कोई भी ज़रूरतमंद फोन करेगा और नई एम्बुलेंस आएंगी और नई सुविधाओं से, पूरी आधुनिक सुविधाओं से लेस है और मॉडिफाइड होकर एकदम लिंक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्वास्थ्य सेवाएं और अच्छी होगी और प्रभावी चलेगी। तो वहीं मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने आज कठौता झील और कुकरेली नदी में चल रहे डी शेटरिंग और ड्रेजिंग कार्यों का औचक निरीक्षण किया। साथ ही इसके दौरान उन्होंने कठौता झील में आपको बताते चले पुकलैंड और मनीषी उपकरणों का माध्यम से शील्ड की हो रही सफाई का जायजा भी लिया। वहीं मंडल आयुक्त के अधिकारियों को निर्देशित भी किया कि मशीनरी और मैन पावर की संख्या बढ़ाकर युद्ध स्तर पर सफाई कार्य को पूरा किया गया। तो वहीं आपको बताते चले कि साथ ही अधिकारियों ने जानकारी दी कि शील्ड हटाने और बाद में झील को जल क्षमता की 3 गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद मंडलायुक्त ने कुकरेल नदी का निरीक्षण किया, जहां उन्हें बताया गया कि भीमपुर में सुगम आपको बताते चले खुर्रम नगर का 4.4 किलोमीटर लंबी डी शेटिंग की जानी है। उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को भी निर्देश दिए कि डेड मशीन में यह कार्य पूरा किया जाएगा ताकि बारिश के दौरान जल भराव की समस्या ना हो। तो वहीं फारुखाबाद के जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने आज राम मनोहर लोहिया अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने आपको बताते चले कि जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रसूतियों और मिलने वाली आर्थिक सहायता राशि की जानकारी ली। इसके बाद जिला अधिकारी ने अस्पताल की लैब का दौरा किया और वहां जांच कराए आए मरीजों से पूछताछ की, क्या उनसे जांच के लिए कोई पैसे तो नहीं लिए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने सीएमएस को निर्देश दिए कि वे अस्पताल में आपको बताते चले कि स्ट्रेचर की उपलब्धता और मात्रा की जानकारी जल्द से जल्द उपलब्ध कराए ताकि मरीजों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। महिलाएं हैं उनको जननी सुरक्षा के लाभ मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं, ये सब देखा जाए। तो एक जननी सुरक्षा में एक महिला को 10,000 रुपये जो साथ नहीं मिला है, उन्हें पक्कारण करना चाहा तो जाकर हम लोग देखे अभी थे तो उसने अपना अकाउंट नहीं खुलवाया। तो संबंधित आशा की जिम्मेवारी थी कि गर्भावस्था के से ही उन चीज़ों को बताने के लिए 23 में एक को न मिलना कहीं ना कहीं अभी हमारे प्रयास की कमी ही है। उस जिम्मेवारी आशा पर भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए AI बेस्ड सर्विलांस कैमरा लगाया गया है। ये कैमरा सेफ्टी और सिक्योरिटी ड्रोन सिस्टम के तहत काम करेगा, जो डाटा डायग्नोस्टिक आपको बताते हैं एनालिस्टिक के माध्यम से अलर्ट देगा। कैमरा श्रद्धालुओं की संख्या का आंकड़ा भी निकालने में मदद करेगा। वहीं SSP सोमेन वर्मा ने इस कैमरे का उद्घाटन किया और कमिश्नर IG तथा DM के सामने कैमरे की विशेषताओं की प्रस्तुति की। तो वहीं बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में रामनवमी के दिन एक चौंकाने वाला वाकया सामने आया है। गांव रूपापुर बुढ़ेवापुर निवासी एक किसान के खेत में खुदाई के दौरान हनुमान जी की प्रतिमा मिली। किसान का दावा है कि वर्षों से उसे सपने में बालाजी आ रहे थे और इस प्रतिमा के मिलने के बाद उसे अपने सपनों का सत्यापन हुआ। ये घटना इलाके में चर्चा का विषय बन गई और स्थानीय लोग इसे चमत्कार मान रहे हैं। हल्की बेड बनी हल्की ऐसे ही उल्टो बेड मारो हीरो मूर्ति है भैया बालाजी महाराज की। बढ़िया डॉक्टर साहब बनाओ बालाजी महाराज का। तो वहीं संभल में 99 दिनों में बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी जिले की पहली 2 मंजिला हाईटेक चौकी है। हिंसा के बाद 28 दिसंबर को इसकी नींव रखी गई थी और अब इसका निर्माण तेजी से पूरा कर लिया गया है। DM और SP ने इस चौकी का लोकार्पण किया। ये चौकी संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने और पीड़ितों को तुरंत मदद करने के उद्देश्य से बनाई गई है। ये एक महत्वपूर्ण कदम है जो पुलिस प्रशासन की तत्परता और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहायक होगा।
तो वहीं गोरखपुर में पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी के आवास पर ईडी की करीब 6 घंटे तक चली छापेमारी समाप्त हो गई है। ये कार्रवाई 754 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉड से जुड़े जांच के तहत की गई थी। छापेमारी के दौरान पूर्व सांसद कुशल तिवारी भी मौजूद रहे और उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश करार दिया। कुशल तिवारी ने कहा कि अलमारी का ताला तक तोड़ा गया, लेकिन एक कागज का टुकड़ा भी नहीं मिला। उन्होंने इस कार्यवाही को विपक्ष की प्रताड़ना बताया है। तो वहीं गाजीपुर वाराणसी गोरखपुर हाईवे पर सोमवार सुबह नंदगंज थाना क्षेत्र में एक नैसारे गांव के पास सरसों के आपको बताते चले तेल में भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन टैंक के तेल के आपको बताते चले कि पोखरी में बाहर डाल दिया और जानकारी के अनुसार यह हादसा चालक को झपकी आने के कारण हुआ। तो वहीं आपको बताते चले झपकी आने के कारण यह हादसा हुआ। वहीं तेल पोखरी में बहने लगा। आसपास के गांवों में लोग बाल्टी, डिब्बा, ड्रम और स्कूटर बाइक लेकर तेल लेने पहुंचे। टैंकर के पलटने के बाद चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन लोग देर तक तेल भरते रहे। थाना अध्यक्ष नंदगंज ने बताया कि अब तक किसी ने लिखित शिकायत नहीं की और पुलिस टैंकर के मालिक को चालक की जानकारी जुटा रही है। बहन जी, क्या ले रही हैं आप? क्या नाम है आपका? तेल गिरल कड़ू का, बनारस से गाजीपुर जाते रहे। अच्छा, तो ये सब लोग क्या कर रहे हैं? पूरा जलोर में भर जाता और में तेल गिरल और पूरा जनता तेल उठावत हुए 2 बजे रात के पलट गई। पोखरा था पुराना, यहाँ लोग मरमदान करते हैं, जानवर मरे हुए फेंके जाते हैं। जो एक ट्रक था वाराणसी से होकर के गोरखपुर की तरफ जा रहा था सरसों का तेल लाके, जो कि नींद की वजह से पलटी मार गया है और गांव वाले उसको उठा के लेके घर जा रहे हैं। खतरे का समय है। 2:15 की गाड़ी पलटी हुई है। अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन का कोई आदमी आया नहीं है। अब धीरे धीरे लोग आना शुरू कर रहे हैं। तब तक यहाँ पर बहुत सारे लोग लेके जा चुके हैं तेल। और क्या ये गढ़ाई बहुत पुरानी है क्या? पुरानी गढ़ाई है और यहाँ पर आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और इसमें मरे हुए जानवर फेंके जाते हैं। लोग मल मैदान करते हैं ऐसे तैसे गढ़ाई और उसके तेल लोग। तो वहीं बरेली के थाना बरादरी क्षेत्र स्थित आरडी फर्म आइसक्रीम फैक्ट्री में 3 अप्रैल रात हुई चोरी ने सभी को चौंका दिया है। फैक्ट्री से लाखों रुपए के डीप फ्रीजर और 4 पहिया वाहन चोरी हो गए थे और पुलिस ने सामने ये चुनौती थी कि चोरी कैसे हुई। पुलिस की तेजी और मुखबिर तंत्र की सक्रियता से आपको बताते चले कि 38 घंटे के भीतर इस घटना को आपको बताते चले कि परतें उखड़ दी और जांच में पता चला कि चोरी 12 की गिरोह ने की है, बल्कि फैक्ट्री के कर्मचारियों ने की थी। रात के अंधेरे में तीनों ने मिलकर 3.50 लाख रुपए के डीप फ्रीजर और 4 पहिया वाहन चोरी कर फरार हो गए। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सौरभ ग्वाल को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र बरादरी में स्थित संजय नगर से एक आइसक्रीम फैक्ट्री से 5 डीप फ्रीजर वहां से चोरी किए गए थे, जिसे थाना बरादरी की टीम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए, टीम बनाते हुए और सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए 48 घंटे के अंदर इस घटना को वर्कआउट किया और 5 डीप फ्रीजर जिनकी कीमत लगभग 3.5 लाख है, उन्हें बरामद किया है और एक व्यक्ति जो इसके अंदर संलिप्त था उसे भी गिरफ्तार किया है। उसका नाम सौरभ है और इस प्रकरण में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं सरदना के बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम सहारनपुर पहुंचे और सपा नेता राम गोपाल यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपको बताते चले सनाथियों ने ठान लिया है कि आंदोलन करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा। संगीत सोम ने सपा नेताओं पर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश करने का आरोप लगाया है। वक्फ बोर्ड बिल के समर्थन में उन्होंने कहा कि इसके पक्ष में और पूरा देश इसके समर्थन में है। सड़कों पर आंदोलन करेंगे राम गोपाल यादव, वो करके देखें। ये सनातनियों ने ठान लिया, वो आंदोलन करके देखे, दौड़ा दौड़ा के पीटा जाएगा उन आंदोलनकारियों को। सपा पार्टी के लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उनके अंदर औरंगजेब जैसे आक्रांताओं की आत्मा प्रवेश कर चुकी है। उनके बारे में ज्यादा बात करोगे तो ठीक नहीं है।
तो वहीं गाजियाबाद में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। वहीं बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के जरिए दी गई है। ये ईमेल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव विंग को भेजा गया। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर जांच करने पहुंचे। वहीं पुलिस ईमेल की छानबीन कर रही है। बता दें कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मुरादनगर में स्थित ये जहां बम और गोले बनाए जाते हैं। तो वहीं रायबरेली में सोमवार को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश फूट पड़ा। 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट परिसर स्थित डीएम कार्यालय के बाहर हाथों में तख्तियां लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के आरोप लगाया कि एनएचएआई के लापरवाही के कारण 50 से अधिक गांवों के लोग आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्यों और व्यवस्थाओं को अनदेखी के कारण रास्ते पूरी तरह अवरुद्ध हो चुके हैं, जिससे न केवल आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है बल्कि आपातकालीन सेवाएं भी बाधित हो रही हैं। तो वहीं ग्रामीणों ने डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए समस्या के समाधान की मांग की और चेतावनी दी कि अगर कार्यवाही नहीं हुई तो आंदोलन उग्र रूप से ले सकता है। तो वे वाराणसी के एथलीट खिलाड़ी से उसके बॉयफ्रेंड समेत 7 लड़कों ने चलती कार में दुष्कर्म किया। हालात बिगड़ने पर उसे घर के पास सड़क किनारे फेंककर भाग गए। इसके बाद खिलाड़ी किसी तरह अपने घर पहुंची और घर वालों को पूरी बात बताई। घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। खिलाड़ी के पिता की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 6 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। गैंग रेप की घटना का पता चलते ही पुलिस ने सभी अधिकारी थाना प्रभारी पुलिस लाइन पहुंच गए। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने भी बैठक की। वहीं घटना 2 अप्रैल की है। मामला लालपुर पांडेर थाना क्षेत्र का है। आज 6 अप्रैल को थाना लालपुर में एक सामूहिक दुष्कर्म की एक शिकायत प्राप्त हुई है। उसी के क्रम में ये बताना चाहूँगा कि ये घटनाक्रम 29 मार्च से 4 अप्रैल का है, जिसमें पीड़िता का ये कहना है कि 29 मार्च को सर अपनी मर्जी से गई थी अपने दोस्त के पास में। 4 तारीख को पीड़िता के परिजनों द्वारा पुलिस को थाना लालपुर को सूचना दी गई कि उनकी बच्ची घर से चली गई है। उसके संबंध में उन्होंने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी और सेम ही डे थाना लालपुर पुलिस द्वारा बच्ची को सकुशल बरामद किया गया। उस दिन ना पीड़िता के द्वारा ना उनके परिजनों द्वारा किसी तरह की कोई शिकायत की गई कि कोई दुष्कर्म हुआ है। आज 6 अप्रैल को पीड़िता और उनके परिजनों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तहरीर दी गई है। उसके संबंध में सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। जैसा कि कुछ मीडिया आउटलेट्स में चल रहा है कि बच्ची नाबालिग है, मैं बताना चाहूँगा बच्ची बालिग है और सुसंगत धारा में मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं और तहरीर में जिन व्यक्तियों का नाम